नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया क्या होती है, उसके अर्थ क्या हैं, उसके प्रकार क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होते हैं, क्रिया के क्या कोई अन्य भी प्रकार हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रिया से लेकर के कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया क्या है। तो देखिए, क्रिया का शाब्दिक अर्थ है काम, यानी क्रिया का मतलब होता है काम। कोई भी काम जो होता है वो क्रिया कहलाता है। अब इसकी परिभाषा यह है कि जिन शब्दों या शब्द समूहों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो दो बातें हैं यहाँ पे, शब्दों से या शब्द समूहों से। यानी कि क्रिया सिर्फ कोई एक शब्द नहीं है, एक शब्द भी है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक शब्द ही क्रिया हो, यानी शब्दों के समूह को भी क्रिया कह सकते हैं और शब्द को भी कह सकते हैं। लेकिन वह शब्द जिससे यह पता चले कि हाँ कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है, वह शब्द ही या वह शब्द समूह ही क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सुरेश ने किताब पढ़ी, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, वे लखनऊ जा रहे हैं। पहले उदाहरण में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं में खेलते हैं से पता चल रहा है कि हाँ काम हो रहा है खेलने का। उसी तरह दूसरे में सुरेश ने किताब पढ़ी, तो क्या काम हो रहा है इस वाक्य में? पढ़ने का काम हो रहा है, यानी ये शब्द क्या है? क्रिया। उसी तरह रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, यानी इसमें क्या काम हो रहा है? पढ़ना। ये क्या है? क्रिया है। उसी तरह वे लखनऊ जा रहे थे, इसमें जा रहे थे शब्द से काम का पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, इसलिए यह शब्द क्रिया है। अब इसमें दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़, यहाँ पर इस वाक्य में सिर्फ एक ही शब्द क्रिया है, पढ़ी। और पहले वाले उदाहरण में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं में दो शब्द है, यानी शब्द समूह। जैसे यहाँ पर लिखा था शब्दों या शब्द समूहों से, तो पहले उदाहरण में दो शब्द हैं, तीसरे उदाहरण में तीन शब्द हैं और चौथे में भी तीन है। ये शब्द समूह हैं, यानी ये तीनों मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं। ये तीन और ये दो, ये आपस में मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक शब्द ही क्रिया का काम कर रहा है, यानी एक शब्द भी क्रिया हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का समूह भी क्रिया हो सकता है। बस वो शब्द किसी काम को होने को या करने को दर्शाते हों। तो यह है क्रिया की परिभाषा। आगे देखते हैं कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, कैसे क्रिया बनती है। तो देखिए, क्रिया का निर्माण तीन तरीके से दिया हुआ है इसमें। पहला है धातु से, यानी पढ़ एक धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा करके पढ़ना क्रिया का निर्माण किया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि धातु क्या है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। मूल रूप, जैसे इस पढ़ना का मूल रूप है पढ़, इसमें ना प्रत्यय लगा करके क्रिया को बनाया गया है। मूल रूप वह होता है जिसको अगर हम किसी और अन्य भागों में बांटें तो वह सार्थक शब्दों में विभाजित नहीं होगा। जैसे इस पढ़ को अगर हम दो भागों में बांटने की कोशिश करें, पा और ढ़ का, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी ये इसका अंतिम रूप है, इसको और भागों में नहीं काटा जा सकता। तो यह कहलाता है धातु, जो उसका मूल रूप होता है। जैसे पढ़ना में पढ़ धातु है, उसी तरह लिखना में लिख धातु है, चलना में चल धातु है, उठना में उठ धातु है। यानी धातुओं में ना प्रत्यय को जोड़ करके हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो ये होता है धातु से क्रिया बनाना। और लगभग 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 सभी क्रियाएं, या यूँ हम कह सकते हैं कि 80 से 90% तक की क्रियाएं धातु से ही बनती हैं। दूसरा है संज्ञा से, यानी संज्ञा शब्दों में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो उनसे जो क्रिया बनती है वो संज्ञा से बनती है। जैसे हाथ एक संज्ञा शब्द है और उसमें आ और ना प्रत्यय लगा करके हमने हथियाना, ये एक क्रिया बनाई है। उसी तरह विशेषण से भी क्रिया बनती है। जैसे
चिकना शब्द एक विशेषण है और चिकना में आ और ना प्रत्यय लगा करके हमने चिकनाना क्रिया बनाई है। अब देखिए धातु जो होती है वो दो तरह की होती है, पहला है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है एवं किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये पढ़, ये अंतिम रूप है क्रिया का, इसको और भागों में विभाजित नहीं किया जाता और ना ही ये किसी और शब्द पर निर्भर है। ये पढ़ अपने आप में कंप्लीट है। तो इस धातु को हम मूल धातु कहते हैं। और यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। यानी जो ये मूल धातु है, इसी धातु में जब हम प्रत्यय लगा करके कोई धातु बनाते हैं तो उसको हम यौगिक धातु कहते हैं। यानी धातु के दो तरह के हैं, दो प्रकार हैं, मूल और यौगिक। मूल वह धातु है जिसमें कि कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है, और यौगिक धातु वह धातु होती है जिसमें कोई और प्रत्यय जोड़ करके उसको बनाया जाता है। अगर आपको प्रत्यय नहीं पता है तो मैंने शब्द भेद पढ़ाए हैं, उसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाया हुआ है। आप सभी वीडियो को जा करके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार को। तो देखिए क्रिया के प्रकार को हम अध्ययन की दृष्टि से समझने के लिए पहले तो मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। और फिर सकर्मक क्रिया को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है, पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद दूसरी तरफ रचना के भेद के आधार पर पुनः क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। इन सभी क्रियाओं के प्रकार को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम दो भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर सारा कुछ हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कर्म के आधार पर भेद को, यानी सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इनको पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर भागों को पढ़ेंगे। तो आइए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले सकर्मक का मतलब समझते हैं। देखिए सकर्मक में दो शब्द हैं, एक सा और कर्म। तो सा का मतलब होता है साथ में, और कर्म क्या होता है ये मैंने कारक वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो अभी संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि कर्म वह होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला जो भी होता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो सकर्मक का मतलब स मतलब साथ में, यानी कर्म के साथ में, यानी वह क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रताप गाड़ी चला रहा है, तो इस वाक्य में हमको एक कर्म मिल जाता है गाड़ी। क्रिया से प्रभावित होने वाला कौन है? गाड़ी, यानी चलना है। क्या चल रहा है? गाड़ी चल रही है। उसी तरह अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो पढ़ाना क्रिया है, उस क्रिया से प्रभावित हो रहे हैं छात्र, क्योंकि पढ़ाने का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है छात्रों पे, इसलिए ये कर्म है। तो इन क्रियाओं में, यानी पढ़ाना और चलने में, इसमें क्योंकि कर्म है इसलिए हम इनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर इनमें कर्म ना होता तो ये अकर्मक क्रिया हो जाते हैं। आइए अकर्मक क्रिया को भी एक देखते हैं। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में होता है, उसी तरह अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता है। आ का मतलब नहीं, मना कर देना, निषेधात्मक। तो उसी तरह इस क्रिया में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है, तथा उसका फल कर्ता पे पड़ता है, यानी जो काम करता है उसके ऊपर उस क्रिया का फल पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, सीधा इसका रोने का फर्क पड़ रहा है राधा पर।
उसी तरह मोहन खेलता है, तो खेलने का प्रभाव पड़ रहा है मोहन पे कि मोहन खेलता है। तो अब अगर अभी भी इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको सीधा एक लाइन के एक उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्रिया के साथ क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, अन्यथा अकर्मक क्रिया होती है। यानी कि अगर हम सवाल किसी भी वाक्य में क्या और किसको का प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो इसका मतलब कि उस वाक्य में कर्म है। उदाहरण के लिए जैसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण, प्रताप गाड़ी चला रहा है, तब हम इसमें प्रश्न करेंगे कि क्या चला रहा है। ये लिखा हुआ है क्या, तो ये क्या चला रहा है, इसका हम प्रश्न करते हैं कि प्रताप क्या चला रहा है, तो तुरंत हमें उत्तर मिलेगा गाड़ी चला रहा है। यानी कि ये गाड़ी कर्म है, और कर्म यदि इस वाक्य में है तो मतलब ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। उसी तरह दूसरे उदाहरण में अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो हम प्रश्न करते हैं क्या पढ़ाया, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम पूछते हैं किसको पढ़ाया, तो जवाब मिल जाता है छात्रों को पढ़ाया। यानी क्या और किसको में से यदि एक का भी उत्तर मिल जाता है तो इसका मतलब उस वाक्य में कर्म मौजूद है और ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिए, क्या और किसको में से किसी का भी, दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाएगा तो इसका मतलब उस वाक्य में कर्म है। अब देखिए, इसी बात को हम अकर्मक पे लागू करके देखते हैं। जैसे राधा रोती है, अब इसमें हम प्रश्न करते हैं क्या रोती है, तो क्या कोई उत्तर मिलेगा, नहीं। उसी तरह हम प्रश्न करते हैं किसको रोती है, तो कोई उत्तर मिलेगा, नहीं। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया, इसमें कोई भी कर्म मौजूद नहीं है। उसी तरह दूसरा उदाहरण, मोहन खेलता है, तो हम प्रश्न करते हैं क्या खेलता है, तो इसका कोई भी उत्तर इस वाक्य में मौजूद नहीं है। उसी तरह किसको खेलता है, इसका भी कोई भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी कि जिस भी वाक्य में कर्म मौजूद होगा वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, और जिस भी वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब मैंने चार्ट में ये बताया था कि सकर्मक क्रिया को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, तो आइए अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं। सबसे पहला है एक कर्मक क्रिया। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एक प्लस कर्म, यानी कि जिस भी वाक्य में एक कर्म मौजूद होगा वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। जिस भी वाक्य में एक कर्म होगा वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है परिभाषा कि जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब हम पिताजी पत्र लिखते हैं में प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ाते हैं, सॉरी क्या लिखते हैं, तो आंसर मिलता है पत्र लिखते हैं। अब हम किसको का, इसी पहले ही उदाहरण में हम किसको प्रश्न करते हैं, हमने क्या का प्रश्न किया तो हमें पता चला पत्र लिखते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं कि किसको लिखते हैं, तो क्या इसका कोई उत्तर मिलेगा हमें, नहीं, किसको का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यानी इसमें सिर्फ एक कर्म है, वो है पत्र। पहले उदाहरण में सिर्फ एक कर्म है पत्र, इसलिए हम इसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसी तरह दूसरे उदाहरण में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं, कोई उत्तर मिला, नहीं। किसको पढ़ाते हैं, तो इसका आंसर मिलेगा हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी एक कर्म है क्या, बच्चे। सिर्फ इस वाक्य में भी एक कर्म है बच्चे, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें एक ही कर्म मौजूद है। आप देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, ये भी नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो और कर्म मतलब कर्म। यानी कि जिस भी क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के लिए पिताजी राम को पत्र लिखते हैं, तो पिताजी क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं, तो राम को लिखते हैं। यानी कि इस वाक्य में दो कर्म है, पहला है राम और दूसरा है पुत्र। यानी कि जिस भी उदाहरण में हमें दो कर्म मिल गए वह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो पिताजी राम को पत्र लिखते हैं, इसमें दो कर्म है, पहला राम और दूसरा पत्र, तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसमें भी वही प्रश्न करते हैं क्या पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाते हैं।
किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी इसमें भी दो कर्म है, पहला बच्चे और दूसरा हिंदी। तो इसमें भी दो कर्म है, इसलिए इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी कि जो पिछले उदाहरण में मैंने बताया था कि क्या और किसको का प्रश्न करना है, तो अगर हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर एक ही वाक्य में मिल जाता है तो वो द्विकर्मक क्रिया होगी। इसमें हमें क्या का भी उत्तर मिल रहा है, क्या लिखते हैं? पथ लिखते हैं। किसको लिखते हैं? राम को लिखते हैं। यानी क्या और किसको दोनों का आंसर। उसी तरह अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या और किसको दोनों का उत्तर एक ही वाक्य में मिल जाता है तो वह द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। और क्या और किसको में से सिर्फ एक का उत्तर मिलता है तो वह एक कर्मक क्रिया हो जाती है। और अगर क्या और किसको में किसी का भी आंसर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रिया के प्रकार में आधा यानी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पढ़ लिया और सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार को पढ़ लिया। आने वाली अगली वीडियो में हम क्रिया के अन्य प्रकार को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।